हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में परिवहन की भूमिका। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है हमारी सप्लाई चेन में। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एंड परिवहन ही सप्लाई चेन में ग्राहक तक वस्तुएं पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एक ब्रॉड रूप में ट्रांसपोर्टेशन को सप्लाई चेन के एलिमेंट के रूप में लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट के साथ देखा जाए। किसी भी सप्लाई चेन की सक्सेस प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से इंश्योर की जा सकती है। सप्लाई चेन को 3 एरियाज में बांट सकते हैं: माल की खरीद या प्रोक्योरमेंट, माल का उत्पादन और परिवहन। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि किस रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाए, प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी हो, इन्वेंट्री लेवल्स क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या हो, और रॉ मटेरियल को प्रोड्यूसर्स तक, अनफिनिश्ड गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन से न्यू मार्केट्स में भी एंटर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बाय मैक्सिमाइजिंग व्हीकल्स एंड मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से उत्पाद की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में फर्स्ट स्टेप निजी परिवहन चालकों की कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाना और पब्लिक करियर्स का चुनाव करना आता है। इसका उद्देश्य कम संभव लागत पर, जितनी कम से कम पॉसिबल कॉस्ट हो सके, उस पर हाईएस्ट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस इंश्योर करना होगा। सेकेंड स्टेप में रोज की शिपमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का चुनाव करना है। अगर थर्ड स्टेप की बात की जाए तो थर्ड स्टेप में माल के शिपर द्वारा करियर के साथ मटेरियल के लिए एक इफेक्टिव शेड्यूल बनाया जाता है और समय पर ग्राहक आपूर्ति को इंश्योर करने के लिए व्हीकल्स का मार्ग सुनिश्चित किया जाता है। हियर इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दैट शिपर इज अ पार्टी जो माल को सप्लाई चेन के 2 डिफरेंट लोकेशंस पर पहुंचाता है, और करियर वह पर्सन है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। अब अगर इसमें ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के 4th स्टेप की बात की जाए तो दैट इज प्रिपरेशन एंड कंप्लीशन ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। चलिए अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। तो एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल एलिमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन ट्रांजिट टाइम। अगर ट्रांजिट टाइम कम होगा, कम समय लगेगा माल को पहुंचाने में, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी। मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल कॉस्ट्स को मिनिमम रखते हुए वस्तुओं पर उनके पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो उसमें सबसे पहले डिस्कशन आती है ट्रांसपोर्टेशन मोड की। Most critical decision is the selection of appropriate mode of transport. While selecting mode of transport, attention is paid to freight charge of various vehicles and various modes of transport. Freight of air transport mode is highest, और उससे कम रोड ट्रांसपोर्ट, फिर रेलवेज एंड देन वाटर ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग मीन्स की, अलग अलग मोड्स की कॉस्ट भी अलग अलग आ रही है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की लागत वस्तुओं के प्रकार, माल की तय की जाने वाली दूरी, वॉल्यूम टू बी शिप्ड, वेट एंड स्पेस ऑफ द प्रोडक्ट, एक्स रूट हैंडलिंग रिक्वायरमेंट इत्यादि पर निर्भर करती है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होने पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी लॉन्गर पीरियड तक होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा समय लगेगा ट्रांजिट में, उतनी ही जल्दी हमारा कैश में दोबारा से कन्वर्टिबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर सेकेंड बात की जाए तो इन्वेंट्री कॉस्ट की बात आती है। माल की टाइमली डिलीवरी द्वारा ही बेटर कस्टमर सर्विस को इंश्योर किया जा सकता है।
इसके लिए अधिक स्टॉक होना ज़रूरी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल या पैमाने की बचत के अनुसार स्टॉक की मात्रा कम होनी चाहिए। स्टॉक लेवल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा स्टॉक लेवल डिपेंड करेगा? सबसे पहले आ जाता है ट्रांजिट टाइम। इफ ट्रांजिट टाइम इज मोर, द लेवल ऑफ इन्वेंट्री विल बी हायर, क्योंकि ज़्यादा माल चाहिए होगा हमें। देन सेल्स पैटर्न। In case of speedy sales, more inventory is required, and in case of slow sales, less inventory is required. अब बात करते हैं प्रोडक्शन पैटर्न की। तो प्रोडक्शन पैटर्न के केस में इफ प्रोडक्शन पैटर्न इज स्पीडी, अगर बहुत तेजी से उत्पादन होता है तो ज्यादा इन्वेंट्री की जरूरत होगी टू प्रिवेंट स्टॉक आउट पोजीशन, ताकि कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम प्रोडक्शन करना चाहें और हमारे पास मटेरियल ना हो, तो इन्वेंट्री ज्यादा रहेगी। अगले अगर एलिमेंट की बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, तो वो आती है ट्रांजिट कैपिटल। कैपिटल कैन बी रिलीज्ड बाय चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल आउटपुट इन ट्रांजिट। ऐसा करने के लिए ट्रांजिट टाइम को एडजस्ट किया जाता है। ट्रांजिट टाइम कम होने से ट्रांसपोर्ट के माल की क्वांटिटी और कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इससे अदर पर्पसेस के लिए कैपिटल अवेलेबल हो पाएगी। अगर नेक्स्ट एलिमेंट की बात की जाए तो ऑब्सोलेंस की बात आ जाती है। व्हेन अ स्लो सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड, हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज नेसेसरी टू एंश्योर कॉन्टिन्यूस एंड प्रॉम्प्ट डिलीवरी टू कस्टमर्स। अगर हमारा जो स्लो सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें इन्वेंट्री की मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए ताकि हम कस्टमर्स को लगातार और शीघ्र डिलीवरी कर पाएं। जब डिज़ाइंस जल्दी से बदल जाते हैं तो स्टोर्स में पड़े हुए माल का बाजार मूल्य कम हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण टेक्निकल ऑब्सोलेंस भी बढ़ जाता है। जब कंपनीज नए मॉडल्स तैयार कर लेती हैं तो पाइपलाइन में पड़े हुए माल की कीमत भी कम हो जाती है। एयर ट्रांसपोर्ट इस प्रकार के अप्रचलन के प्रभाव को कम करता है, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांजिट टाइम बहुत कम रहेगा और माल जल्दी से पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा माल अभी पाइपलाइन में है, अभी इन प्रोसेस है, उसकी माल की कीमत कम हो जाए। तो ऑब्सोलेंस से बचने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि एयर ट्रांसपोर्ट में लागत बहुत ज़्यादा आती है। अगले अगर एलिमेंट की बात की जाए पैकेजिंग, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही पैकेजिंग की विधि निर्भर करती है। किस तरह की पैकिंग होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का मोड कौन सा यूज किया जा रहा है। एज इन एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट टाइम कम होने से और मिनिमम हैंडलिंग के कारण कम पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है। गुड्स डिस्पैच्ड बाय एयर नीड ओनली डस्ट कवर और नो कवर एट ऑल, क्योंकि ट्रांजिट टाइम बहुत कम है और बहुत जल्दी से माल दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा। लेस पैकेजिंग में लीड टू अदर एडवांटेजेस टू। इनमें कम पैकेजिंग कॉस्ट और कम वजन के लिए कम भाड़ा इत्यादि एडवांटेजेस शामिल हैं, क्योंकि पैकिंग जितनी ज़्यादा हैवी होती जाएगी मटेरियल का वेट उतना ही बढ़ता जाएगा और फ्रेट भी अगर वेट के अकॉर्डिंगली है तो फ्रेट भी बढ़ता जाएगा। तो पैकेजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस रिस्क्स जनरली ट्रांजिट टाइम और माल के रास्ते में होने वाले लॉसेस पर निर्भर करते हैं। फास्टर ट्रांजिट टाइम, सही हैंडलिंग, नुकसान में कमी और ट्रांजिट के दौरान सुरक्षा आदि ऐसे कारण हैं जो बीमा प्रीमियम को कम कर देते हैं। अगर अगले एलिमेंट की बात की जाए तो डिटीरियोरेशन की बात आती है। बहुत सी कंडीशंस में माल का लॉस कॉम्प्लिकेटेड और महंगी पैकिंग से कम किया जा सकता है, जैसे कि प्रतिकूल तापमान या मौसम के प्रभाव के कारण होने वाला मटेरियल लॉस, मटेरियल पैकिंग के कारण माल की हानि या महंगी वेयर हाउसिंग के कारण भी हो सकता है। स्पीडी ट्रांसपोर्ट और फ्रीक्वेंट सर्विसेज के द्वारा माल के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाले लॉसेस को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स कौन रहेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन क्या रहेंगे? सबसे पहली बात आती है शिपर की। अगर अलग अलग पार्टीज की बात की जाए तो शिपर, कंसाइनी, करियर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन में।
तो सबसे पहले बात करते हैं शिपर की। पार्टी रिक्वायरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द चेन। तो शिपर कौन हुआ? जो 2 स्थानों के बीच में, 2 लोकेशंस के बीच में माल का फिजिकल मूवमेंट करता है। शिपर का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर ग्राहक के आदेश को पूरा करना रहेगा। इसके बाद बात आ जाती है कंसाइनी की। यह व्यक्ति या स्थान जिसके पास शिपमेंट स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके पास शिपमेंट पहुंचाया जाएगा, इसका उद्देश्य भी कम से कम कीमत पर माल प्राप्त करना है। अब बात आ जाती है करियर की। तो करियर शिपर और कंसाइनी के बीच की कड़ी है। इसका उद्देश्य व्यापार में अधिक से अधिक रेवेन्यू बनाना और कम से कम लागत पर व्यवहार को पूरा करना है। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को कम से कम लागत पर पूरा कर दिया जाए। करियर ज्यादातर अधिक दर पर चार्ज करते हैं और बहुत से लोड्स को इकट्ठा करके इकोनॉमिकल लोड बनाकर पिकअप और डिलीवरी में फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का प्रयास करते हैं। अगर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो सरकार आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट की परिवहन के विकास में विशेष रुचि रहती है, क्योंकि किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए करियर्स मस्ट ऑफर कॉम्पिटिटिव सर्विसेज व्हाइल ऑपरेटिंग एफिशिएंटली। अगला पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो पब्लिक, आम जनता, पब्लिक। परिवहन में महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व सही कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना है। पब्लिक सभी दिशाओं में एवं सभी स्थानों पर प्रॉपर प्राइस पर अवेलेबल ट्रांसपोर्ट मीन्स पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं हमारे पास अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या अवेलेबल हैं। तो अगर इस चार्ट को देखा जाए तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, एयर, वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट को आगे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है और ऐसे ही लैंड ट्रांसपोर्ट को हमने रोड, रेल और पाइपलाइन में बांटा है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन की। इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर। स्वदेशी माल के ट्रांसफर में इस मोड को सबसे कम प्रेफर किया जाता है। इसमें बाकी मोड्स के कंपैरेटिवली हायर फिक्स्ड कॉस्ट लगती है, क्योंकि जब पूरा सिस्टम सेटअप किया जाएगा एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो उसमें बहुत फिक्स्ड कॉस्ट लगानी पड़ेगी। फ्यूल कॉस्ट और मैन पावर कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स हैं और नंबर ऑफ ट्रिप्स पर निर्भर करते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य उद्देश्य अपने साधनों के उड़ान का समय बढ़ाना एवं अपनी इनकम को बढ़ाना रहेगा। इस साधन की सफलता पूरी तरह से माल के ट्रांसफर की तीव्र गति पर निर्भर करती है। इसमें कुछ ही घंटों में माल को एक स्थान से दूसरी लोकेशन तक वितरित किया जा सकता है। इस मोड का, ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा है बाकियों की अपेक्षा बहुत अधिक रहता है। अब अगर बात की जाए इसके एडवांटेजेस की तो बहुत जल्द डिलीवरी की जा सकती है, फास्टर फुलफिलमेंट ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स किया जा सकता है, बहुत जल्दी से कस्टमर के, ग्राहक के आदेश को पूरा किया जा सकता है, सर्विस लेवल बड़े इम्प्रूव्ड मिलते हैं। इट इज़ वेरी आइडियल फॉर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, ताकि बहुत जल्दी से माल ट्रांसफ़र हो जाए और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए। लीड टाइम जो सप्लायर के लिए वो बहुत रिड्यूस्ड रहता है, बहुत कम से कम समय में माल पहुंच जाता है, तो लीड टाइम बहुत कम रहता है। और अगर हमारा लीड टाइम या ट्रांसफ़र टाइम या सप्लाई टाइम, किसी भी वोकैबुलरी को हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारा लीड टाइम कम है तो हमें लेसर क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट में। तो फ्लाइट डिलेज अगर हो जाती हैं, जैसे वेदर कंडीशंस का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है एयर ट्रांसपोर्ट पे, तो अगर कुछ भी ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्लाइट डिलेज हो जाएं, तो जो एयर ट्रांसपोर्ट का मेन मुद्दा था कि कम से कम समय में हम माल को डिलीवर करना चाहते हैं, वो फेलियर हो जाएगा। हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगी इसमें। तो ऐसे बिजनेस हाउसेस जिनके लिए समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और माल को बहुत तीव्र गति से पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस तरह की लागत को पूरा किया जा सकता है, तो केवल वही बिजनेस हाउसेस इस मीन्स को यूज़ कर पाएंगे। डिफ़िकल्ट व्हेन सप्लायर नॉट लोकेटेड नियर एयरपोर्ट, क्योंकि इससे अगर आपका जो सप्लायर है जहाँ पर आप माल
भेज रहे हैं, जो आपका कंसाइनी है, अगर वो उसका लोकेशन, उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एयरपोर्ट के बहुत पास नहीं है, तो डिलीवरी में डिले हो सकता है और लागत भी बढ़ सकती है। तो अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की। When goods are transferred to another place through water medium, जैसे कि बोट, शिप, सेल बोट ओवर अ वाटर बॉडी, इट इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। यह गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन का सबसे प्राचीन साधन है। हालांकि यह एक धीमा साधन है और शीघ्र नाश ना होने वाले, जो पेरिशेबल गुड्स नहीं है, और बहुत बल्क क्वांटिटी में अगर हमने माल का स्थानांतरण करना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा साधन है। इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अंतर्देशीय जल यातायात। इसमें विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड किया जाएगा। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कोस्टल डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्ट, तटीय जहां कोस्टल लाइंस रहेंगी, इसमें विद इन कंट्री कोस्ट लाइंस में माल के ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करते हैं। इंडिया में तकरीबन 4200 माइल्स का वाइड कोस्ट लाइन एरिया है। इन कोस्ट लाइंस में अवेलेबल फैसिलिटीज को कोस्टल शिपिंग कहा जाएगा, और जब माल का ट्रांसपोर्ट इनके थ्रू किया जाता है, इन कोस्ट लाइंस के थ्रू किया जाता है, तो इसे हम तटीय या कोस्टल डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्ट का मीन्स कह देंगे। फिर आ जाएगा इसके अलावा इनलैंड डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्ट। इससे अभिप्राय देश की नदियों एवं नौगम्य मतलब नेविगेबल वाटर्स में अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से है। यदि गुड्स का पॉइंट ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन जल संसाधनों के करीब है तो ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन है। यह मोड इंडिया में केरला में सबसे अधिक प्रचलित है। इसके अलावा इस मीन्स का यूज उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्टेशन की। इससे आशय समुद्री रास्ते के द्वारा अनेक देशों में माल के स्थानांतरण से है। इस साधन को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। विदेशी व्यापार का 60% हिस्सा इसी साधन से किया जाता है, इसी साधन पर निर्भर है। यह मेथड कम लागत पर भारी शिपमेंट्स के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अब बात करते हैं इस वाटर ट्रांसपोर्टेशन के क्या एडवांटेजेस रहेंगे। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी कम रहेगी, बहुत सस्ता साधन है, बल्कि प्रोडक्ट्स के लिए बहुत यूजफुल है, नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान बहुत इस्तेमाल किया जाता है इसका, डिफेंस में बहुत मदद मिलती है इससे, एंड इसके अलावा फॉरेन ट्रेड के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो जहां हमारे लिए टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है वहां ये साधन उपयुक्त रहेगा, अदरवाइज इसे हम कमियों में गिनेंगे क्योंकि इसमें स्पीड बहुत स्लो रहेगी। मोर रिस्क इज इन्वॉल्व, अगर समुद्र के रास्ते में, क्योंकि ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा है तो उतने ही समय के लिए हमें रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, तो रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। इट इज़ लेस अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड बड़ा कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसका, तो ये डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, विच इज़ लैंड और सरफेस ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्ट को आगे फर्दर फिर से हम 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं, रेलवेज, रोडवेज या मोटर ट्रांसपोर्ट हमको देते हैं, एंड पाइपलाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवेज की। रेल ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इफेक्टिव साधन है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाई वेट कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और वजन भी बहुत ज़्यादा है कार्गो का, तो यदि कार्गो टाइम सेंसिटिव नहीं है, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम डिले बर्दाश्त किया जा सकता है, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस में अगर हमने हाई वेट के कार्गोज भेजने हैं तो रेलवे सबसे उपयुक्त साधन है। इट इन्वॉल्व्स हायर फिक्स्ड कॉस्ट्स, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टेशंस, वैगन्स और बहुत सारी हायर कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इसमें ट्रिप्स की लागत
नंबर ऑफ वैगन्स की बजाय, कितनी वैगन्स लगी हैं इससे ट्रिप की लागत नहीं निकलेगी, इसकी बजाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड या समय कितना लग रहा है उस पर निर्भर करती है। अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो फास्टर एंड क्विकर है, एबिलिटी टू कैरी हाई कैपेसिटी, बहुत हैवी मटेरियल जैसे डिफेंस का बहुत है या कुछ व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और बहुत कैपेसिटी चाहिए, तो इसके लिए ही उपयुक्त साधन है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रिलायबल है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अगर कोई भी वेदर में कोई चेंजेस आ जाते हैं, किसी भी तरह की कोई वेदर की कंडीशंस, एडवर्स कंडीशंस हैं, तो उनका इसके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं होगा और माल की डिलीवरी बड़े आराम से दूसरी जगह पर की जा सकेगी। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो अनफोर्सीन डिलेज या एक्सीडेंट्स अगर हो जाते हैं तो कई बार कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिनकी वजह से मटेरियल की डिलीवरी डिले हो सकती है। देन कंप्लीटली गवर्न्ड बाय द टाइम टेबल एंड शेड्यूल ऑफ रेलवेज। अब जो रेलवे की समय सारणी बनी होगी कि मालगाड़ी को कितने बजे जाना है, उसी के अकॉर्डिंगली इसको चलाया जाएगा, तो इट इज टोटली गवर्न्ड बाय शेड्यूल एंड टाइम टेबल ऑफ रेलवेज। Difficulty in case suppliers are not located near rail freight depot. अब जहाँ माल उतारा जाता है, रेलवे के जो स्टोर हाउसेज हैं जहाँ पर माल उतारा जाता है, अगर बिजनेस हाउस उससे समीप नहीं है तो इसमें भी डिले हो सकती है और सप्लायर्स को मुश्किल आ सकती है। अब बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की, जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट का दूसरा साधन है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, it is a prominent mode of transportation of goods in India. ट्रकिंग इंडस्ट्री को साइज ऑफ व्हीकल एंड कैपेसिटी के आधार पर बांटा जा सकता है, जैसे लेस देन ट्रक लोड और फुल ट्रक लोड। अब फुल ट्रक लोड ऑपरेटर्स एक पर्टिकुलर ट्रिप की या एक दौरे की लमसम पेमेंट चार्ज करते हैं, चाहे माल की मात्रा कितनी भी हो, कितने भी माल की क्वांटिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम फुल ट्रक अपना लोड कराने के लिए बुक करते हैं मटेरियल की ट्रांसफ़र के लिए, तो हमसे पूरे ट्रिप की एक लमसम पेमेंट चार्ज की जाती है। लेस देन ट्रक लोड के व्यापारी माल की क्वांटिटी या वेट के अकॉर्डिंगली फ्रेट चार्ज करते हैं। अगर हमने पूरे ट्रक का लोड नहीं करना और सिर्फ हमें अपना एक पैकेट या एक बंडल भेजना है, कोई कंटेनर छोटा भेजना है, तो उसमें उसके वजन के अकॉर्डिंगली फ्रेट की चार्जिंग की जाएगी। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉस्टलियर देन रेल ट्रांसपोर्ट, स्टिल वेरी पॉपुलर। आज के समय में अच्छी सड़कें होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मोटर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स अवेलेबल हैं, तो बहुत से बिजनेस हाउसेस इस माध्यम को यूज़ करते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्ट डिलीवरी इंश्योर की जा सकती है, कम डिस्टेंस के लिए बहुत आइडियल है। इट इज़ ईजी टू मॉनिटर लोकेशन ऑफ गुड्स। जैसे बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ ने अपनी कुछ ऐसी ऐप्स यूज़ की हैं जिसके थ्रू आप बड़ी इजीली लोकेट कर सकते हैं कि आपका माल डिलीवरी के टाइम पे या पूरी ड्यूरेशन में, ट्रांजिट टाइम में कहाँ तक पहुँच जाए। तो इसे लोकेट करना बड़ा इजी है, तो मॉनिटरिंग बड़ी आसान हो जाती है। जब हमने बहुत सारी चीज़ों को मास मूवमेंट ऑफ गुड्स करना है, तब भी फुल ट्रक लोड किया जा सकता है या हाफ ट्रक लोड किया जा सकता है। देन पॉइंट टू पॉइंट सर्विस, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर एयर ट्रांसपोर्ट का केस है और एयरपोर्ट बिजनेस हाउस से दूर है तो उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। ऐसे ही रेल ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर रेलवे स्टेशन से बिजनेस हाउस की दूरी है तो उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है सप्लायर को। अब यहाँ ये सारी चीज़ें एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सर्विस अवेलेबल रहेगी। जहाँ से माल सप्लाई किया जाना है बिल्कुल उसी पॉइंट से उठाया जाएगा और जहाँ माल पहुँचाया जाना है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे माल पहुँचाया जा सकता है। तो सप्लायर के लिए हर्डल्स कम रहेंगी। देन इट इज़ ईजी टू कम्युनिकेट विद ड्राइवर करियर हमारा है जिसके थ्रू आपने माल भेजा है, तो उससे कम्युनिकेट करना बड़ा आसान रहेगा। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिलेज ड्यू टू ट्रैफिक जैम, मान लीजिए आपका ट्रक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है, कोई ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे कोई इस तरह का कोई बंद वगैरह की स्थिति है, कोई इस तरह से ट्रैफिक जैम है, तो ऐसे केस में आपके माल की डिलीवरी डिले हो सकती है। प्रॉब्लम ड्यू टू व्हीकल ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट, यदि किसी स्थिति में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या व्हीकल में कोई खराबी आ जाती है तब भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन गुड्स ससेप्टेबल टू डैमेज एंड लूजिंग क्वालिटी,
अगर आपका ट्रैफिक जैम की वजह से या डिलीवरी टाइम ज़्यादा लग गया तो कभी कभी हमारी गुड्स में कुछ डैमेज आ सकता है या हो सकता है उनकी गुणवत्ता के ऊपर कोई क्वालिटी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट आ जाए. देन डिपेंडेबिलिटी ऑन वेदर बहुत ज़्यादा रहेगी. अचानक बारिश आने में, तूफान आने में बहुत बार रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. तो अब बात करते हैं अगले लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स की, पाइपलाइंस. इस मोड को क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें हायर फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है. When large flow of such goods is required, this is an effective way of transporting. फ्लक्चुएटिंग डिमांड के कारण इस मेथड को दूसरे मीन्स के साथ साथ यूज किया जाता है, मीन इन कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. हालांकि इस मीन्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम है और इसका उपयोग भी सीमित किया जाता है. अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो ज़्यादातर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट को हम लिक्विड्स की मास मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं. इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आती है. अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो बहुत कम बिजनेस हाउसेज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रचलित ये नहीं है, वाइड स्प्रेड नहीं इसका इस्तेमाल हो सकता. अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड की, कि ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्शन डिसीजंस केवल पर यूनिट कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बजाय टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए किए जाते हैं. और अगर फैक्टर्स की बात की जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम अपने ट्रांसपोर्टेशन मोड का सिलेक्शन करेंगे, तो इसमें 3 फैक्टर्स आ जाते हैं: रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ सर्विस. तो चलिए पहले रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं. रिस्पॉन्सिवनेस मतलब जवाबदेही. आज के समय में टाइम बेस्ड कंपटीशन की वजह से ग्राहकों की जवाबदेही आवश्यक है. रिस्पॉन्सिवनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स की डिफरेंट लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इसी को ध्यान में रखता हुए वो पॉलिसी या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपना चूज करते हैं. देन रिलायबिलिटी. शॉर्टर ट्रांजिट टाइम्स के कारण लोअर इन्वेंट्रीज रिक्वायर्ड होती हैं और रिलायबिलिटी के कारण कम स्टॉक पोजीशन में भी कार्य संभव हो जाता है. इसके परिणाम स्वरूप इफ ट्रांजिट टाइम इज नॉट कंसिस्टेंट तो सप्लायर को इन्वेंट्रीज की मात्रा बढ़ानी पड़ जाएगी ताकि माल की सप्लाई निर्बाध रूप से हो सके. अब सी ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा लीड टाइम की वजह से कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने पर भी एयर ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करती हैं. तो ज़्यादा विश्वसनीयता कहाँ रही? जहाँ शॉर्टर ट्रांजिट टाइम्स हैं. अगर टाइम का फैक्टर इंपॉर्टेंट है तो ये दूसरा फैक्टर हुआ रिलायबिलिटी का. नेक्स्ट इज रेगुलरिटी ऑफ सर्विस, सेवा की निरंतरता. एक इफेक्टिव सप्लाई चेन में रेगुलरिटी ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट है. रेलवे सर्विस में सर्टेनिटी है, ये नियमित, ये रेगुलेटेड है, इसमें निरंतरता भी है, इस पर वेदर कंडीशंस का एडवर्स इफेक्ट भी नहीं पड़ता. इसके अलावा बाकी साधन जैसे कि एयरवेज, मोटर ट्रांसपोर्ट, ओशन ट्रांसपोर्ट आदि पर वेदर का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. तो इसलिए रेगुलरिटी ऑफ सर्विस होने की वजह से और सर्टेनिटी होने की वजह से बहुत सारे बिजनेस हाउसेज रेलवेज को प्रेफर करते हैं. जब हम ट्रांसपोर्टेशन मोड के सिलेक्शन प्रोसेस में 2 गोल्स अचीव करने की कोशिश की जाती है: कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सर्विस लेवल. डिफरेंट मोड्स की रूटिंग स्पीड, देन अवेलेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, कैपेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली की जाएगी. तो हमने कैसे चूज करना है ट्रांसपोर्टेशन मोड, हमने इसकी बात की. अब बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पहली बात आती है कॉस्ट ऑफ सर्विस. कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एड्स अप टू द टोटल कॉस्ट, सो इट शुड बी केप्ट इन माइंड. As rail transport is cheaper mode for heavy goods, motor transport is best suited for carrying small tariff over short distances. Water transport is cheapest mode but suitable to carry only heavy and bulky goods. और अगर टाइम फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा. एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा साधन है परंतु पेरिशेबल, लाइट एंड वैल्यूएबल गुड्स के लिए सूटेबल है जहां क्विक डिलीवरी की ज़रूरत है.
तो हमने सभी मीन्स में कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखे। तो हर बिजनेस हाउस अपना कितना टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कितनी जल्दी माल को ट्रांसफ़र किया जाना है, कितनी कॉस्ट वो बियर कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली इन कॉस्ट ऑफ सर्विस को ध्यान में रखते हुए अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगर स्पीड की बात की जाए तो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज गति वाला साधन है। मोटर ट्रांसपोर्ट रेलवे से तेज है, हालांकि रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तीव्र है। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे स्लो है, इसलिए जहां समय महत्वपूर्ण है वहां के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आया। अगली बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। देयर इज लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेल, क्योंकि उसने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलना है। वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये सब जो साधन है, चाहे वो रेलवेज की बात की जाए, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, एयर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, ये अपने पूर्व निश्चित टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सर्विस है। आपने एक पॉइंट से माल को उठाना है, दूसरे पॉइंट पे सप्लाई करना है। इट मेक्स पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू कंज्यूमर। तो फ्लेक्सिबिलिटी के आधार के ऊपर हम बेस्ट मोड जो मान के चलेंगे वो मोटर ट्रांसपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट इज सेफ्टी। इट डिपेंड्स अपॉन सेफ्टी ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कि हम किस मोड को चूज करेंगे। मोटर ट्रांसपोर्ट इज मोर सेफ इन कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट। इन वाटर ट्रांसपोर्ट रिस्क इज टू मच, क्योंकि एक तो टाइम इन्वॉल्व बहुत ज्यादा रहेगा। फॉर पेरिशेबल गुड्स टू बी डिलीवर्ड अर्ली, एयर ट्रांसपोर्ट इज बेस्ट। अब बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी की। हमारा माल किस तरह का है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो रेल ट्रांसपोर्ट इज गुड फॉर लेस कॉस्टली एंड हैवी गुड्स। पेरिशेबल गुड्स के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट बेस्ट है। इन एडिशन टू दिस एयर ट्रांसपोर्ट इज गुड फॉर पेरिशेबल आइटम्स। लेकिन एयर ट्रांसपोर्टेशन का पेरिशेबल गुड्स में ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोकल लेवल पे विद इन कंट्री जब सप्लाई की बात की जाती है तो वहाँ पे मोटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देन इज रेगुलरिटी ऑफ सर्विस। इफ कंपेयर्ड विद अदर मीन्स, तो रेल यातायात एक निश्चित, सुचारू एवं निरंतर साधन है। इस पर एडवर्स वेदर कंडीशंस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बिना रुकावट के माल डिलीवर किया जा सकता है। बाकी साधनों पर प्रतिकूल मौसम का प्रभाव पड़ता है। एडवर्स कंडीशंस में बाकी मोड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारी अदर कंसीडरेशंस भी रहेंगी, जैसे वेयर हाउसिंग, पैकिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग। इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए उचित साधन का चुनाव किया जाएगा। अब बात करते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की। अभी हमने बहुत सारे डिफरेंट मीन्स को यूज़ किया, और जब इन सब मीन्स में हमें ये लगता है किसी भी बिजनेस हाउस को कि हमें मटेरियल के ट्रांसफ़र के लिए हम किसी एक सिंगल मोड पे रिलाय नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में कॉम्बिनेशन, appropriate mix of various modes of transportation is done, और इससे कम कॉस्ट आएगी, रिस्पॉन्सिवनेस या जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो ऐसे में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मॉडल में सभी साधनों की बचतों का लाभ उठाने के लिए एवं कस्टमर को कम से कम मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर अधिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाता है। इस साधन का प्रयोग नौ परिवहन में कंटेनर का बढ़ता प्रयोग होने से बढ़ता जा रहा है। इन इंडिया व्हेन रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, तो इसे रेल का और रोड ट्रांसपोर्टेशन को कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, तो इसे हम कह देते हैं पिगी बैकिंग। और जब हम ट्रक्स का और शिप्स को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, इट इज फिशी बैकिंग। इसके अलावा जब ट्रक और एयरवेज को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है तो इट इज बर्डी पैकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, की इशू क्या है, इट इज द यूज ऑफ दिस मोड इज एक्सचेंज की जो फैक्टर रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस फैक्टर को यूज करने में, दैट इज इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट शिपमेंट ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट मोड्स। जैसे मान लीजिए रेल से आपने माल को उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया, उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया, वहां से मटेरियल को ट्रक्स में लोड करके जो हमारा डेस्टिनेशन का पॉइंट है वहां तक पहुंचाना है। तो अगर रेल
कर्मचारी में या रेल के अधिकारी के साथ रोड ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा और माल को उचित समय पे वहाँ से पिकअप नहीं किया जाएगा तो ये मेथड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमारी शिपमेंट्स डिले हो सकती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा कि जब हम कई साधनों को एक साथ प्रयोग कर रहे हैं तो जो भी उनके ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। अगर इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के बेनिफिट्स की बात की जाए तो गुड्स का ट्रांजिट फास्टर हो जाता है, टाइम लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है, लागत में कमी की जा सकती है एंड इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स टू इम्प्रूव देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अगर आपने एक्सपोर्ट्स के केस में कम समय में मटेरियल को पहुंचाना है तो ये साधन, ये जो मॉडल है हमारा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ही सूटेबल है। अब बात करते हैं हम क्रॉस डॉकिंग की। तो क्रॉस डॉकिंग क्या है? इट इज सच अ प्रैक्टिस, ये बड़ी पुरानी कंसेप्ट है, बड़ी प्राचीन विधि है, विच इज यूज्ड इन पार्सल्स, पोस्टल एंड कोरियर बिजनेस फॉर एजेस। बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल करते आए हैं। जब हम ट्रकिंग इंडस्ट्री में लेस देन ट्रक लोड की बात करते हैं, LTL ट्रकिंग इंडस्ट्री है, लेस देन ट्रक लोड की बात करते हैं, तो क्रॉस डॉकिंग का प्रयोग वहाँ बहुत किया जाता है और कार्गो को एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल से दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपने टोटल मटेरियल उठाया जितना भी आपको डिलीवर करने के लिए दिया जा रहा है और अलग अलग डायरेक्शंस में जाने वाली व्हीकल्स में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें जो वेयर हाउसिंग है वो या तो ना के बराबर होगी या बिल्कुल ही नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपने नेक्स्ट व्हीकल जिसमें मटेरियल को लोड करना है वो रेडिली अवेलेबल है तो कोई वेयर हाउसिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है कि अगले डेस्टिनेशन पे पहुंचाने वाला जो व्हीकल है उसके आने में कुछ घंटों की देरी है तो उतने के लिए मटेरियल को वेयर हाउसेस पे रख दिया जाएगा। रिटेल ट्रेड में क्रॉस डॉकिंग को यूज़ कर सकते हैं जहां इनबाउंड मटेरियल्स की सॉर्टिंग, कंसोलिडेशन या स्टोरिंग की जाएगी और जब तक पूरा शिपमेंट रेडी नहीं हो जाता तब तक वेयर हाउसिंग का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। क्रॉस डॉकिंग के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इट enables effective utilization of vehicle space, reduces cost of storage and inventory, optimizes transportation cost, reduces supply chain cost, ensures better handling of backroom storage in which safety inventory is stocked. अब ओवरव्यू हमें करना है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बॉटलनेक्स क्या आ रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है, कैसे हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन को और बढ़ा सकते हैं। इससे पहले हम एक कंसेप्ट को और डिस्कस करते हैं विच इज़ मिल्क रन। कभी कभी इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दिस मोड इज यूज्ड मेनली फॉर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर विद अ डिफाइंड डिलीवरी रूट इन विच वेरियस स्टेप्स आर प्लान्ड, various stops are planned and executed in terms of quantity and time. ज़्यादातर इस साधन का प्रयोग उपभोक्ता वस्तुओं के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए, खाद्य सामग्री के लिए और डेयरी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। A milk dairy plant collects milk from number of collection centers. तो अलग अलग स्टॉपेजेस हो गए, वहाँ से अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स से दूध को इकट्ठा किया जाएगा, लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस। इसमें सबसे बड़ी चुनौती कोऑर्डिनेशन की होगी ताकि मिल्क की सप्लाई को रेगुलर बेसिस के ऊपर इकट्ठा किया जा सके और उस पर बाकी की जो भी प्रोसेसिंग है वो की जा सके। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत डिसिप्लिन में काम करने की ज़रूरत है और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क रन के मेथड का वो मुंबई के डब्बा वालाज हैं जो बहुत जल्दी अपना पूरा जो उनका नेटवर्क है वो बहुत सारे ऑफिसेज में एक साथ गरम खाना लंच टाइम तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हमारी अलग अलग कंसेप्ट थी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। चलिए अब चलते हैं अपने कंक्लूडिंग टॉपिक के ऊपर कि हमारा जो टोटल ओवरव्यू क्या है। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो क्या बॉटलनेक्स आ रही हैं हमें? जो डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क है इन इंडिया इज एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट, अपर्याप्त है। जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अभी उतना रेलवे नेटवर्क हमारा नहीं है। द रेलवे माइलेज ऑल्सो लैग्स बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ पर लैक पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन पर लैक पॉपुलेशन कितना रेलवे नेटवर्क होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी रेलवे माइलेज अभी काफ़ी हम पीछे हैं इसमें।
There is overall shortage of wagons in railway system as the orders for manufacturing have aged behind the requirement. जो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी उससे बहुत कम वैगन्स हमारे पास हैं. अगर रोड नेटवर्क की बात की जाए तो वो इनएडिक्वेट है इन कंटेक्स्ट ऑफ आर एरिया एंड पॉपुलेशन. जितना इंडिया का वास्ट एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा रोड नेटवर्क में भी अभी और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है. The existing road structure restricts the vehicles from carrying higher payload and thus economies of scales are not achieved. जो हमारा present infrastructure है उसमें economies of scale नहीं मिल पाती हैं, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है. A lot still needed to be done to upgrade the existing facilities at inland container depots. जो हमारे देश में कंटेनर डिपोज हैं उनमें अभी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है. तो जैसे जैसे ये फैसिलिटीज़ और बढ़ती जाएंगी व्यापार को और ज़्यादा उन्नति मिलेगी. पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन स्पेशली बिटवीन कस्टम्स एंड पोर्ट अथॉरिटीज़. जो हमारी कस्टम्स एंड पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है जिससे बिल्कुल निर्बाध रूप से बिना रुके कोई काम को किया जा सके. स्पेशल वेयर हाउसेज लाइक टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस, लिक्विड कार्गो वेयर हाउसेज आर शॉर्ट एट नंबर. तो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क में ये हमारी सारी बॉटलनेक्स भी जिन पर हमें काम करना है. So in the end, we can say that transportation contributes to overall economic activity and it provides opportunity. जितना हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, परिवहन संयंत्र जितना मजबूत होगा, आपूर्ति श्रृंखला लागत और ज़्यादा कम होगी. जितनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन डेवलप्ड होगी उतनी ही ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता बढ़ेगी और कंपनीज विल बी एबल टू बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल. थैंक यू. इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है.